स्टूडेंट्स, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सपोर्ट इन प्लांट्स। इससे पहले हमने चैप्टर 16 सपोर्ट एंड मूवमेंट वाला स्टार्ट किया जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्टरी बातें की, सपोर्ट को, मूवमेंट को और लोकोमोशन को हमने डिफ़ाइन किया। सपोर्ट को हमने कहा कि एनीथिंग दैट बियर द वेट ऑफ समथिंग इज़ नाउन एज सपोर्ट। कोई भी चीज़ कि जो किसी दूसरी चीज़ के वज़न को बर्दाश्त करती है उसको हम नाम देते हैं कि वो उसको सपोर्ट कर रही है। सपोज़ ये एक मार्कर है तो इसको मैंने उठाया हुआ है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। आज हमने देखना है कि प्लांट्स अपनी बॉडी को किस तरह सपोर्ट करते हैं। देखेंगे, आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स हैं उनकी लेंथ 400 फीट तक भी होती है, जबकि हमें एक छोटा सा पोल लगाना पड़ जाए, यानी कि जो यही कोई 40 से 50 फीट का होता है, तो उसके लिए कितनी ज़्यादा सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स हम इस्तेमाल करते हैं, फिर भी वो बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है, बाज़ औक़ात लगता है तो काफ़ी ज़्यादा हमें सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स उसको प्रोवाइड करना पड़ती है। तो प्लांट्स की जो हाइट है वो तकरीबन 400 फीट तक चली जाती है और प्लांट्स को आंधियों तूफ़ान वगैरह का भी सामना करना पड़ता है, स्टॉर्म्स को भी फेस करना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह पर कायम रहता है, अपनी जगह पर एग्जिस्ट करता है। तो कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर प्लांट के अंदर मौजूद है कि जिसकी वजह से वो इतनी हाइट होने के बावजूद भी अपनी जगह पर खड़ा रहता है। देखिए कि अगर हम यहाँ पर हमारा जो सिलेबस के अंदर सपोर्ट्स इन प्लांट है वो जनरली डिस्कस किया गया है। अगर हम छोटे प्लांट से लेकर जो कि ब्रायोफाइट से, आप लोग को पता है कि जो किंगडम प्लांटी है वो ब्रायोफाइट से स्टार्ट होता है, उसके बाद ट्रैकियोफाइट, एंजियोस्पर्मी, जिम्नोस्पर्मी वगैरह। अगर हम इन सब को डिस्कस करना, हर किसी को सेपरेटली डिस्कस करना शुरू कर दें, हर किसी को अलग-अलग से सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना स्टार्ट कर दें, तो वो एक बड़ा लेंथी टॉपिक बन जाएगा। लिहाजा यहाँ पर आप लोग के सिलेबस के अंदर इसको जनरली डिस्कस किया गया है कि प्लांट जो है वो अपने ही वेट को किस तरह बियर किए हुआ है, यानी कि अपने ही वज़न को वो किस तरह बर्दाश्त करता है। कौन सी स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, कौन से सेल मौजूद हैं कि जिसकी वजह से प्लांट अपनी जगह पर इतनी ज़्यादा हाइट होने के बावजूद भी एग्जिस्ट करता है। अब देखें कि प्लांट को 3 मेजर पोर्शंस में डिवाइड किया जाता है। मोस्टली तौर पर जब भी आप लोग देखेंगे तो प्लांट को कहा जाता है कि रूट, स्टेम और लीव्स। ठीक है, देखिए कि अगर हम एक प्लांट को ड्रा करते हैं, ये उसकी रूट्स हैं, जबकि ये उसका ऊपर ब्रांचेस और आगे लीव्स वगैरह जहाँ पर अटैच होते हैं। अब ये जो यहाँ तक पोर्शन है इसको हम नाम देते हैं रूट का, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको नाम देते हैं स्टेम का, और ये जो आगे हैं यहाँ पर लीव्स भी होते हैं, ब्रांचेस भी हैं, और जो सीड्स वगैरह भी हैं वो भी यहाँ पर ग्रो करते हैं, फ्रूट्स वगैरह, सीड्स वगैरह वो यहाँ पर ग्रो करते हैं। अब देखें कि प्लांट्स के अंदर अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर है वो स्टेम है। इधर से लेकर इधर तक ये जो पोर्शन होता है दरमियान वाला, रूट्स और लीव्स के दरमियान जो पोर्शन होता है, ये सबसे ज़्यादा सपोर्टिव स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम नाम देते हैं स्टेम का। ये जो स्टेम है, हम कह रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा सपोर्टिव स्ट्रक्चर है,
तो अब हमने देखने के स्टेम के अंदर कौन से ऐसे सेल्स मौजूद हैं कि जिसकी वजह से हम स्टेम को कह रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा सपोर्टिव स्ट्रक्चर है, सबसे ज़्यादा वेट जो बियर करने की एबिलिटी पाई जाती है प्लांट्स के अंदर, वो इस स्टेम के पास है। तो स्टेम में देखने के कौन सी चीज़ें मौजूद हैं कि जिसकी वजह से स्टेम के अंदर वेट बेरिंग एबिलिटी सबसे ज़्यादा है, वेट को बियर करना सबसे ज़्यादा सपोर्टिव स्ट्रक्चर जो है वो स्टेम है। अब देखेंगे अगर हम एक प्लांट है उसका ये स्टेम है, ये सपोज स्टेम है, तो अगर हम इसको यहाँ से क्रॉस कर दें, अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। सपोज कि ये एक प्लांट है कि जिसको हमने कट कर दिए दरमियान से, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर सेंटर में पिथ होगा। पिथ आप लोग को पता है कि इसको हम मेडोला भी कहते हैं, और ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि ये सॉफ्ट फॉर्म ऑफ टिश्यू ही होते हैं। और ये यंग, दूसरी बात या आप समझेंगे कि ये सेंटर में और सॉफ्ट है, उसकी वजह ये होती है कि जो यंग प्लांट्स होते हैं ना, जो यंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये सिर्फ पिथ की फॉर्म में है। जो ओल्ड प्लांट हो जाते हैं उनके अंदर ये पिथ कन्वर्ट हो जाती है इनटू जाइलम, और जाइलम आप लोग को पता है कि हार्ड फॉर्म ऑफ टिश्यू, में अभी आप लोग को बताने लगी। देखेंगे अगर हम यहाँ पे ड्रा करें तो ये सारे भी यहाँ पर इसी तरह होगा। ये सबसे पहले पिथ होता है, उसके बाद यहाँ पर क्या होती है, ये जाइलम होता है, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, फिलोएम, उसके बाद यहाँ पर एंडोडर्मस, यहाँ पर कॉर्टेक्स होगा, और यहाँ पर सबसे ऊपर एपिडर्मस होगी। और आप लोग को पता है कि एपिडर्मस के बाहर जो है वो प्लांट्स के ऊपर कॉर्क होता है, जिसको हम अपनी ज़बान में सक कहते हैं, वो बड़ा हार्ड सा स्ट्रक्चर होती है, तो उसको हम नाम देते हैं एपिडर्मस से बाहर जो होती है वो कॉर्टेक्स होती है। अब स्टेम के अंदर ये डिफरेंट सेल्स मौजूद हैं कि जो स्टेम को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और इन सेल्स की वजह से हम कह रहे हैं कि स्टेम जो है वो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव स्ट्रक्चर है इन केस ऑफ प्लांट। अब देखिए कि जो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स किस तरह प्लांट को ज़्यादा सपोर्टिव, किस तरह जो स्टेम है उसको एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जितने भी सेल हैं, अब हमने देखना है कि ये सेल्स किस तरह प्लांट को सपोर्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। कुछ जो सेल्स होते हैं वो टर्गर प्रेशर के थ्रू, ठीक है, सपोर्टिव स्ट्रक्चर के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। अब इसके अंदर कुछ सॉफ्ट फॉर्म ऑफ टिश्यू हैं और कुछ हार्ड फॉर्म है। ये जो एपिडर्मस और कॉर्टेक्स है ना, एपिडर्मस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मस, ये तीनों, ये सॉफ्ट फॉर्म है, सॉफ्ट फॉर्म ऑफ टिश्यू, ठीक है। पिथ भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। जबकि ये जो जाइलम और फ्लोएम है, ठीक है, अभी आगे जाके हम देखते हैं कि ये किस तरह हार्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है। ये जाइलम और जो फ्लोएम है ये हार्ड फॉर्म ऑफ टिश्यू है, ठीक है। ये एक स्टेम का हमने क्रॉस सेक्शन किया और उसके अंदर देखा कि कौन कौन से सेल्स और टिश्यूज मौजूद हैं कि जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और स्टेम को एक सपोर्टिव स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। अब देखें कि कुछ जो 3 तरह के स्टेम के अंदर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। नंबर 1 तो टर्गर प्रेशर के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। इन सेल्स को इस्तेमाल करते हुए टर्गर प्रेशर के थ्रू टर्गर प्रेशर को इस्तेमाल करते हुए इन सेल्स में, कौन से सेल्स में, ये जो सॉफ्ट फॉर्म ऑफ टिश्यू है, एंडोडर्मस,
कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस, इन सेल्स में टर्गर प्रेशर की वजह से, पिथ भी इसी में इंक्लूड है, ये चार जो सेल्स हैं ना जो सॉफ्ट फॉर्म ऑफ टिश्यू हैं, ये टर्गर प्रेशर की वजह से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं स्टेम को, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाता है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल के अंदर आता है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। ये जो जाइलम और फ्लोएम है ये दोनों क्या कर रहे हैं, वेस्कुलर बंडल बनाते हैं और ये सपोर्ट कर रहे हैं प्लांट्स को। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं कुछ सपोर्टिव सेल्स हैं। वो सपोर्टिव सेल्स कोलन काइम है, पेरन काइम है, ठीक है। उसके बाद सक्लेरन काइम है, तो उनको हम डिस्कस करेंगे बाद में। आज हम टर्गर प्रेशर और वेस्कुलर बंडल को देखते हैं कि टर्गर प्रेशर क्या होता है और ये किस तरह टर्गर प्रेशर इन सेल्स के अंदर सपोर्टिव स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। किस तरह इन सेल्स को सपोर्टिव स्ट्रक्चर बनाता है टर्गर प्रेशर, और वेस्कुलर बंडल क्या होता है, ठीक है। इस दोनों चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाए कि टर्गर प्रेशर होता क्या है। टर्गर प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है कि जो टर्जिडिटी काज करता है, मतलब कि सेल को सख्त बनाता है, हार्ड बनाता है। किस तरह हार्ड बनाता है कि देखें कि जब किसी भी प्लांट सेल के अंदर, सपोज कि ये एक प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल के अंदर वाटर एंटर होगा, एक प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल के अंदर क्या होगा, वाटर एंटर हो जाएगा, वाटर बाहर से अंदर आ जाएगा। जब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वाटर मौजूद होगा, और इसको समझाने से पहले मैं आप लोग को दो टर्म्स बताने लगा हूँ, वो ज़रा आप लोगों ने ध्यान से रखने हैं क्योंकि उसमें अक्सर बच्चे कन्फ्यूजन कर जाते हैं। एक लफ्ज़ है प्रोटोप्लास्ट, एक वर्ड है प्रोटोप्लाज्म। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। प्रोटोप्लाज्म होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इसको हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म का, कि साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस होता है ना, ये सारा का सारा पोर्शन, सपोज के यहाँ पर अगर मैं ड्रा करूँ तो ये हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और बाकी का जितना भी पोर्शन है यहाँ पर वैक्यूल वगैरह मैं अभी आप लोग को ड्रा करके दिखाता हूँ, वो सारे का सारा पोर्शन क्या है, उसको हम नाम देते हैं प्रोटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। जब साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, इन तीनों को कंसिडर किया जाए तो फिर हम कहेंगे कि वो क्या है, प्रोटोप्लास्ट। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस और साथ क्या है, सेल मेम्ब्रेन। जब ये तीनों चीज़ें आ जाएं तो फिर इन तीनों चीज़ों को हम इकट्ठा क्या कहेंगे कि ये क्या है, प्रोटोप्लास्ट। अब वो क्या कह रहे हैं कि सबसे बाहर क्या है, सेल वॉल। प्लांट्स के सेल के सबसे जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आप लोग को पता है सेल वॉल होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। सेल वॉल के अगेंस्ट वाटर एंटर हुआ है। जब वाटर एंटर होगा, वो मैं अभी आप लोग को बताता हूँ किस तरह एंटर होता है। वाटर इसके अंदर एंटर हुआ, ठीक है। जब वाटर एंटर हुआ तो ये टर्जिड फॉर्म में आया, तो ये जो प्रोटोप्लास्ट है, यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, और ये बाकी का क्या है, सारे का सारा ये साइटोप्लाज्म है। अब ये सारे का सारा जो पोर्शन है, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, ये मिलकर इसके अंदर जब वाटर एंटर हुआ, उस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो काज करेगा, मतलब कि ये तीनों चीज़ें मिलकर, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, इसके अंदर आ गया वाटर। वाटर क्या करेगा कि वो प्रेशर काज करेगा किसके ऊपर, सेल वॉल के ऊपर, अगेंस्ट द सेल वॉल। वो जो प्रेशर काज कर रहा है, ये वाटर की वजह से, जो हाइड्रोस्टैटिक वाटर मौजूद है यहाँ पर, उसकी वजह से जो सेल वॉल के अगेंस्ट
प्रोटोप्लास्ट सेल वॉल के अगेंस्ट जो प्रोटोप्लास्ट प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है उसको हम नाम देते हैं टर्गर प्रेशर। उसकी वजह से टर्जिडिटी काज होती है, मतलब कि जो सेल है वो टर्जिड फॉर्म में आ जाता है, मतलब हॉट फॉर्म में आ जाता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं उनके अंदर अगर पानी की कमी हो जाए तो वो वैसे ही विल्ट कर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई प्लांट है वो किसी खुश्की वाली टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर ग्रो कर रहा है या टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर कोई प्लांट है, तो जब गर्मी का मौसम हो और पानी भी अवेलेबल ना हो उसके पास, तो क्या होता है कि उसके जो लीव्स हैं, लीव्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन होती है और जो पानी है वो अवेपोरेट कर जाता है। ठीक है, जब वाटर अवेपोरेट कर जाएगा लीव्स के थ्रू तो पानी की कमी हो जाएगी। जब पानी की कमी होगी तो वो जो प्लांट्स के लीव्स हैं वो विल्ट कर जाएंगे, मतलब कि मुरझा जाएंगे। और जो हर्बेशियस प्लांट्स हैं उनके अंदर तो वुड होती ही नहीं, लिहाजा वो तो मुकम्मल तौर पे मुरझा ही जाते हैं। कुछ आप लोगों ने छोटे छोटे प्लांट्स देखे होंगे, टाइनी प्लांट्स, कि वो भी जो है वो मुरझा जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि उनके अंदर जो टर्गर प्रेशर है वो मेंटेन नहीं रह पाता। अब ये टर्गर प्रेशर को मेंटेन किस तरह किया जाता है, यानी कि ये टर्गर प्रेशर किस तरह प्लांट्स के अंदर बनता है? देखें कि सपोज कि ये एक सेल है, आप लोग को पता है कि सेल जो प्लांट सेल्स होते हैं ना, प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज साइज़ का वैक्यूल होता है। उस वैक्यूल के होने की वजह से, लार्ज साइज़ के वैक्यूल के होने की वजह से जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस होता है वो एक साइड पर चले जाता है। ठीक है, ये एक न्यूक्लियस है, ये एक साइड पर है। क्यों? जबकि एनिमल सेल के सेंटर में होता है। यहाँ पर लार्ज वैक्यूल होने की वजह से ये जो न्यूक्लियस है प्लांट सेल का वो साइड पे चला जाता है। अब ये जो हमने कहा कि वैक्यूल है, इस वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगे हुए होते हैं। क्या होता है? यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगे हुए होते हैं। इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इस पूरी मेम्ब्रेन के ये जितने भी है, ये वैक्यूल है, ये वैक्यूल की बाहर मेम्ब्रेन है, ये वैक्यूल है। इस वैक्यूल के, ये जो वैक्यूल है इसकी जो पूरी मेम्ब्रेन है उसके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगे हुए होते हैं। आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी लफ्ज़ एक्टिव आ जाए, दो लफ्ज़ होते हैं, एक है एक्टिव, एक है पैसिव। जब एक्टिव वर्ड आता है उसका मतलब होता है कि यहाँ पर एनर्जी इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है, कि वहाँ पर एनर्जी को यूज़ किया जा रहा है। अगर पैसिव आ जाए तो वो काम खुद ब खुद हो रहा है, उसके अंदर एनर्जी को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। सपोज़ कि जैसा कि वाटर है, अगर हम वाटर है एक ऊपर वाली सरफेस पर, सपोज़ कि यहाँ से अगर हम वाटर को गिराते हैं तो वाटर यहाँ से नीचे आ जाएगा इजीली। लेकिन अगर वाटर को यहाँ से ऊपर लेकर जाना है तो हमें ये वाटर को यहाँ से एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए यहाँ से हम ऊपर लेकर जाएंगे। लेकिन अगर हम वाटर को यहाँ पे गिरा दें तो वो खुद बहुत नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर कोई सॉल्यूशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज़्यादा, यहाँ पर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन वो बहुत ज़्यादा है, जबकि इसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, इसके अंदर जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, इसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ से लेकर इधर जाना, यानी कि इधर से इधर जाना जो है वो आसान होगा। ठीक है, इधर से इधर जाना आसान होगा। लेकिन जहाँ पर कम है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ पर कम है, तो यहाँ से इधर लाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यानी कि क्योंकि यहाँ पे तो पहले ही कम है। ठीक है, तो कम चीज़ को ज़्यादा चीज़ वाली जगह पर लेकर जाना मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए इसके लिए एनर्जी चाहिए होता है। लेकिन अगर यहाँ पे ज़्यादा है तो ज़्यादा वाली जगह से कम वाली जगह पर जा रहा है तो वो इतनी ज़्यादा उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर आप लोगों ने समझना है कि किस तरह होता है कि यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगे हुए होते हैं। वो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगे हुए होते हैं उनके थ्रू क्या होता है
कि वाटर जो है वो बाहर से, वो वाटर कह रहा हूँ जो आयंस होते हैं, वो आयंस जो यहाँ पर इस साइटोप्लाज्म के अंदर, इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो आयंस मौजूद हैं, वो आयंस यहाँ से मूव करके तो एक्टिव एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए उनको इधर लाया जाएगा, जबकि यहाँ पर आयंस की अमाउंट ऑलरेडी कम है। फॉर एग्जांपल सोडियम के मॉलिक्यूल्स हम कंसिडर कर लेते हैं, सपोज कि यहाँ पर आयंस की कंसंट्रेशन कम है, पहले ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। वैक्यूल के अंदर जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से कम वाली जगह से ज़्यादा वाली जगह पर लेकर जाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स लगे हुए हैं कि जो यहाँ से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से लेकर जाएंगे इस वैक्यूल के इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। ठीक है, इस वैक्यूल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब कि इस वैक्यूल का इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जबकि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। यहाँ से क्या होगा कि ये सोडियम्स के आयन इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू यहाँ पर अंदर एंटर हो जाएंगे। ठीक है, जब यहाँ पर आयंस की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी एज़ कंपेयर टू द आउटसाइड, यानी कि जो वैक्यूल के बाहर है साइटोप्लाज्म के अंदर, वहाँ पर आयंस की कंसंट्रेशन कम हो गई, यहाँ पर वैक्यूल के अंदर आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई। अब क्या होगा कि आप लोग को पता है कि वाटर जो है वो कम गारे से, ये आप लोग को पहले पिछले चैप्टर में बताया हुआ है कि वाटर कम गारे से ज़्यादा गारे की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा गारा कौन सा है, मोर कंसनट्रेटेड कौन सा है, वैक्यूल के अंदर ये मोर कंसनट्रेटेड है, मतलब ज़्यादा गारा है वैक्यूल के अंदर, आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जबकि वैक्यूल के बाहर जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पर आयंस की कंसंट्रेशन कम है। ठीक है, तो वाटर जो है वो कहाँ से फ्लो करता है, कहाँ पर, कम गारे से ज़्यादा गारे की तरफ, मतलब लेस कंसंट्रेटेड टू मोर कंसंट्रेटेड। कम गारे से ज़्यादा गारे की तरफ वाटर जो है वो मूव करेगा, मतलब कि वाटर यहाँ से यहाँ पर अंदर चला जाएगा इस वैक्यूल के अंदर। जब वाटर जो है वो वैक्यूल के अंदर चला जाएगा तो वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, और जिस वजह से टर्जिडिटी काज होगी, हार्डनेस काज होगी, और जो है वो सेल जो है वो एक हार्ड के तौर पर, यानी कि एक सख्त सेल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन वही जो मैं अभी आप लोग को पहले भी समझाया कि जब ट्रांसपायरेशन होगी, जब गर्मी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कोई टेरेस्ट्रियल, कोई खुश्की वाली जगह पर प्लांट लगा हुआ है, तो उसके लीव्स के थ्रू पानी बाहर निकल जाएगा। जब लीव्स के थ्रू पानी बाहर निकल जाएगा तो ये जो सेल्स हैं, जब लीव्स के थ्रू पानी बाहर निकल जाएगा तो ये जो सेल्स हैं इसके अंदर पानी की अमाउंट कम होगी। जब पानी की अमाउंट कम होगी तो क्या होगा, टर्गर प्रेशर मेंटेन नहीं रहेगा और जो प्लांट्स के लीव्स हैं वो विल्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो कुछ ये जो एपिडर्मस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मस है, पिथ है, इनके अंदर इस टर्गर प्रेशर के थ्रू जो है वो प्लांट के लिए ये जो सेल्स हैं इस तरह ये सपोर्टिव बने हुए हैं थ्रू टर्गर प्रेशर, मतलब कि टर्गर प्रेशर को इस्तेमाल करते हुए प्लांट के स्टेम को ये सेल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। दोबारा सुने कि टर्गर प्रेशर की वजह से ये जो सेल्स हैं, सॉफ्ट फॉर्म ऑफ टिश्यू, एंडोडर्मस, कॉर्टेक्स, एपिडर्मस और पिथ, ये जितने भी टिश्यू हैं, सेल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं कि इस टर्गर प्रेशर के थ्रू स्टेम को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और स्टेम ने ये सारे जो वेट है, ब्रांचेस, सीड्स, लीव्स वगैरह का, उसके वेट को बियर किया हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पर टर्गर प्रेशर ख़त्म हुआ कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मैं आप लोग को एक शॉर्ट लफ्ज़ों में बता देता हूँ कि टर्गर प्रेशर किस तरह आपने याद रखना है कि जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ना वो बाहर काज हो रहा है। जिस तरह के एक बैलून है उसके अंदर हवा बढ़े तो वो फूलता जाता है, ठीक है, तो वो बड़ा सख्त होता जाता है, ठीक है, टर्जिड फॉर्म में आ जाता है, लेकिन एक लिमिट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस तरह ही है
कि वो वाटर जो है वो उसके अंदर एंटर किया जाता है, क्योंकि वाटर कम गारे से ज़्यादा गारे की तरफ मूव करता है और वो टर्जिड फॉर्म में आता है और वो क्या करता है, बाहर की तरफ प्रेशर काज करता है। ये तीनों को क्या कहा जाता है, प्रोटोप्लास्ट। ये बाहर प्रेशर काज करते हैं किसके अगेंस्ट, सेल वॉल के अगेंस्ट, जिस वजह से वो जो प्रेशर है वो जो काज हो रहा है उस प्रेशर को हम क्या नाम देते हैं, टर्गर प्रेशर। कि वो प्रेशर के जो टर्जिडिटी काज करे उसको हम नाम देते हैं टर्गर प्रेशर का। अब आगे रहता है वेस्कुलर बंडल। ठीक है, वेस्कुलर बंडल क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम मिलकर वेस्कुलर बंडल बनाए हुए हैं। ये जो हार्ड फॉर्म ऑफ टिश्यू है, ये जो है ना यहाँ से यहाँ तक, इसको हम नाम देते हैं कि ये क्या है, वेस्कुलर बंडल। अगर हम वुड को डिफ़ाइन करें ना, जो लकड़ी है, वुड है, इसको अगर हम डिफ़ाइन करें तो वुड को हम कहेंगे कि वुड जो है वो क्या है, वुड को हम कहते हैं कि ये क्या है, सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम है। जो जाइलम एक होता है, यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो होगा ना वो होगा सेकेंडरी जाइलम, यहाँ पर प्राइमरी फाइलम, प्राइमरी जाइलम। ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी जाइलम होता है ना, जो ज़्यादा हार्ड होता है, उसको हम नाम देते हैं वुड का। तो वेस्कुलर बंडल क्या होता है, कहते हैं कि इस जाइलम को ही हम नाम दे रहे हैं कि वेस्कुलर बंडल का। ठीक है, वेस्कुलर बंडल। अब देखें कि कोई भी जो प्लांट है, हमने कहा कि प्लांट्स की जो हाइट है वो 400 फीट तक होती है। तो इतनी ज़्यादा जब प्लांट्स की हाइट है तो प्लांट्स के अंदर कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है कि जो इतने इतने बड़े प्लांट्स को, जबकि आप लोगों को पता है आंधी आती है, तूफान आती है, तो वो उन प्लांट्स को गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो प्लांट गिरते नहीं हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये वेस्कुलर बंडल है। ठीक है, ये जो जाइलम और फ्लोएम है ना, सेंटर में जो होता है, प्लांट्स के सेंटर के अंदर, ये स्टेम के सेंटर के अंदर, यहाँ पर ये समझ लें कि जाइलम और फ्लोएम ये किस तरह एक्ट करता है, कि जिस तरह आपने देखा होगा कि जब कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही हो ना, तो क्या होता है कि वहाँ पर वो उसको क्या कहते हैं कि बिल्डिंग बन रही होती है ना, तो उसके सरिये लगाते हैं दरमियान में, सरिये लगा के फिर कुछ सरिये इस तरह सर्कुलर फॉर्म में भी लगाते हैं। आपने देखा ना कि वो 4-4 सरिये होते हैं। ठीक है, वो 4 सरियों को उन्होंने इस तरह, यानी कि वो 4 सरिये बने हुए होते हैं, और कुछ जो हैं वो सर्कल इस तरह सेंटर में भी लगाए हुए होते हैं उन्होंने, और फिर उनके दरमियान क्या करते हैं, कंक्रीट को भर देते हैं, सीमेंट को भर देते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। अगर हाली सीमेंट के साथ भर दिया जाए, सीमेंट के साथ, तो उसके साथ कुछ नहीं होगा, वो इतना ज़्यादा कोई, वो गिर जाएगी बिल्डिंग जो है। इसलिए वहाँ पर 7 सरिये लगाए जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह वो सरिये लगाए जाते हैं ना, इसी तरह समझ लें कि ये जो वेस्कुलर बंडल है ना, ये एक कंक्रीट के अंदर, वो जो सीमेंट है ना साइड पे, ये सारा कंक्रीट कहला रहा है, और उसके दरमियान जो रॉड है ना, वो रॉड ये है। ये जो रॉड है ना, वेस्कुलर बंडल एक रॉड के तौर पर एक्ट कर रहा है प्लांट्स के अंदर। ये सपोर्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, प्लांट्स को, कि आप लोग को पता है कि प्लांट्स को बड़ी बड़ी ज़्यादा आंधी और तूफान का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर होती है वो वेस्कुलर बंडल है। ये हार्ड फॉर्म ऑफ टिश्यू है। आप लोग को पता है कि ये जो स्टेम है, ये सप्लाई लाइन का भी काम करता है। इसका एक ये भी फंक्शन है कि ये रूट्स और जो एरियल पार्ट ऑफ दी प्लांट्स है, मतलब कि जो अपर वाले पार्ट्स हैं, लीव्स है, स्टेम है, ब्रांचेज हैं, और लीव्स, ब्रांचेज है, सीड है, ये स्टेम उन दोनों के दरमियान फूड सप्लाई करने का एक चेन के तौर पर एक्ट कर रहा है, कि ये नीचे से पानी को ऑब्जॉर्ब करता है, तो इस स्टेम के थ्रू होते हुए यहाँ पे जाता है। जब यहाँ पे फूड प्रिपेयर हो जाती है, फूड तैयार हो जाती है, तो वो फूड इस स्टेम से होते हुए रूट्स तक भी आती है, क्योंकि रूट्स को भी फूड चाहिए होती है। ठीक है, तो मिनरल्स वगैरह की रूट्स को भी ज़रूरत होती है। तो ये क्या है कि ये एक सप्लाई लाइन का भी काम करता है बिटवीन रूट्स एंड एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ठीक, तो यहाँ तक हमारा वेस्कुलर बंडल कंप्लीट हुआ। आगे रहता है सपोर्टिव सेल। सपोर्टिव सेल जो है ये भी इसी में आता है, लेकिन इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो अभी आज के लिए इतनी काफ़ी है। क्योंकि सपोर्टिव सेल जो है, कहते हैं कि वो पेरेंट कायम है, सक्लेरन कायम है। ठीक है, तो इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन आता है वो आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ तक ये ज़्यादा ज़रा कम थोड़ा
आप लोग को कंफ्यूज ना करे, बाकी जो है वो इजी है, ठीक है। ये भी बहुत इजी है अगर आप लोग समझे ध्यान से कि वाटर यहाँ से एंटर हुआ, यहाँ से अंदर, ठीक है। सेल वॉल यहाँ पर जब वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। ये क्या है, ये एक वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, इसको नाम देते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, उसको नाम देते हैं टोनोप्लास्ट का, ठीक है। आउटर, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज़ टोनोप्लास्ट शॉर्ट फॉर्म में। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल इज नोन एज टोनोप्लास्ट, उसको हम नाम देते हैं टोनोप्लास्ट का। अब इस टोनोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगे हुए होते हैं। और एक्टिव जब भी वर्ड आता है उसकी जगह, उसका क्या मतलब होता है कि एनर्जी उस प्रोसेस के अंदर, उस मैकेनिज्म के अंदर एनर्जी को इस्तेमाल किया जा रहा है। एनर्जी को इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आयंस की कंसंट्रेशन अंदर पहले से ही ज़्यादा है, बाहर तो कम है, ठीक है। लिहाजा बाहर से अंदर लेकर जाना है, मतलब कि कम मुकदार से ज़्यादा मुकदार की तरफ लेकर जाना है, तो हमें क्या है कि इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। आयंस की कंसंट्रेशन जब अंदर ज़्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो गया है, तो अब वाटर क्या करेगा कि वाटर हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करता है, कम गारे से ज़्यादा गारे की तरफ। तो वाटर बाहर कम गारा है, अंदर ज़्यादा गारा है, तो वाटर बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा, जिस वजह से वो टर्जिड फॉर्म में आ जाएगा। और इस टर्जिडिटी की वजह से, ये टर्जिडिटी की वजह क्या है, टर्गर प्रेशर है। और टर्गर प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ख़ास करके उन हर्बेशियस प्लांट्स में कि जिनके अंदर वुड मौजूद नहीं होती, मतलब कि जो छोटे छोटे नन्हे प्लांट्स होते हैं। तो इस तरह ये सारे का सारा टॉपिक है। तो बाकी सपोर्टिव सेल है तो वो आप लोग को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। यहाँ तक अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं।